सरस्वती नमस्तोभ्यं वरदे कामरूपिणीं विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। नमस्कार, स्वागत है आपके जाने से पहचाने से यूट्यूब चैनल आपके अपने संस्कृत चंद्रा पर। मेरे दोस्तों, मेरे प्यारों, मेरे भावी शिक्षक और शिक्षिकाओं, आशा है, विश्वास है आप होंगे स्वस्थ, आप होंगे मस्त। सारे छात्र कर रहे होंगे अपने एग्जाम की तैयारी। मेरे प्रिय छात्रों, तो चलते हैं, शुरुआत करते हैं। कुछ संधियां हम लोग व्यंजन संधि पर चर्चा कर रहे थे। व्यंजन संधि में आपने कुछ संधियां पढ़ ली हैं। आज जो संधि हम पढ़ने वाले हैं, है ना जी, तो चलिए शुरुआत करते हैं। लिखा हुआ है चरतो संधि। कौन सी संधि आज हम पढ़ने वाले हैं? चरतो संधि। चरतो, मैंने कहा किसी भी संधि के लिए दो तीन चीजें आवश्यक होती हैं। पहले तो परवर्ण पूर्वण। संधि होगा किसमें? संधि होती है पूर्वर्ण और परवर्ण में। और जब दोनों में संधि होती है तो एक विकार होता है, विकार के बाद नया वर्ण बनता है ना जी। फिर उसको हम जोड़ देते हैं, संधान कर देते हैं, मिला देते हैं, वो क्या हो जाता है? वो संधि कहलाती है। तो चलो शुरुआत करते हैं बिना देरी किए हुए। और एक चीज तो हमेशा आपको उन तीन, पूर्वर्ण परवर्ण संधिवर्ण, इन तीनों में से एक तो आपको ऑटोमेटिक मिल जाता है। जो संधि का नाम होता है वही आपका आदेश हुआ करता है। आपने जस्त्व संधि पढ़ा, जस आदेश हो रहा था। च्युत्व संधि पढ़ा, च्यु आदेश हो रहा था। वैसे ही चरतो संधि, चरत बोलो बोलो, दो तीन बार खुद बोलो, हम नहीं बोलेंगे, एक बार बोलो। जितने विद्यार्थी देख रहे हो, ऐ सुनो, ये जो निहार रहे हो, कमेंट कर रहे हो, पहले बोलो क्या बोलना है जी। चरतो 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 चरतो। मतलब क्या है? चर 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 चर। इसमें आदेश वर्ण क्या होगा? तो चर होगा। अब देखिए, लेकिन पूर्वर्ण परवर्ण कहां से लाएं? तो इसका एक सूत्र होता है, वो हमको सूत्रों से मिल जाएगा। सूत्र है आपका कौन सा कौन सा कौन सा? तब आप कहोगे खरीचा। ज्यादा खर्चा वाला नहीं, खरीचा। मैंने आपको बताया है, मैंने आपको समझाया है। इधर संधि का नाम लिखो, उसके सामने उसका सूत्र। ये आपकी जिम्मेवारी है, एक पेज पर आपको लिख लेना है, ठीक है ना जी। तो चरतो संधि का सूत्र क्या होता है? खरी चा। अब देखिए, आदेश वर्ण यहां से मिल गया चर, ठीक है जी। और हमको मैंने बताया सूत्र के जिस भाग में छोटी की मात्रा दिखी, इसका मतलब उसमें सप्तमी लगी, और सप्तमी लगी तो वो प्लस के बाद आएगा। तो हमारे पास, या यूं कह लो, प्लस के बाद मतलब परवर्ण, परवर्ण है, आदेश वर्ण है चर, और हमारे पास पूर्वर्ण नहीं है। तो संस्कृत व्याकरण, ये पाणिनि व्याकरण की ये खासियत है कि जैसे एक किसी के बारे में पहले अगर उन्होंने बता दिया, किसी शब्द, किसी सूत्र के किसी अंश के बारे में, तो दोबारा लिखते नहीं थे, उसी की अनुवृत्ति मान लेते थे। जैसे आपको मैंने इस वीडियो के जस्ट पहले आपको मैंने पढ़ाया है जस्त्व संधि, ठीक है। सूत्र पढ़ा है झलाम जशोवंते, तो वहां झलाम जशोवंते से झलाम पद की अनुवृत्ति ले लेते हैं इस सूत्र में। तो हम, और झलाम का मतलब होता है झल प्रत्याहार है। हम, झलाम का मतलब होता क्या बंधु? तो बोल बोल बोलो, तो कहोगे झलाम का मतलब होता है मेरे प्यारों झल प्रत्याहार। अगर हम चरतो संधि को बहुत छोटे से सिंपल में संक्षेप में जानना चाहें, कैसे जानते हैं? तो कहते हैं यदि क्या हो, बोलो बोलो, क्या हो? झल के बाद क्या आए? छोटी खर आए, तो खर के स्थान पर, झल के स्थान पर चर आदेश हो जाता है, ठीक है जी। लो, यही इतना पूरा आपकी चरतो संधि हो गई। कहें अरे कैसे हो गई, हमको तो बताए नहीं, ऐसे कैसे आ जाएगा? बताओ, बोलो बोलो, कैसे आ जाएगा? तो आप कहोगे भैया झल प्रत्याहार का मतलब क्या होता है? प्रत्येक वर्ग का पहला वर्ण, दूसरा वर्ण, तीसरा वर्ण, चौथा वर्ण, सन्नाट पांचवा, पहला प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ है। प्रत्येक वर्ग का प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ, ये सारे वर्ण आते हैं, ठीक है जी। और साथ में आपके तीनों प्रकार के शाह, या यूं कह लो ऊष्म व्यंजन शाशा साहा, ठीक है जी, ये झल में आते हैं। झल का मतलब मैंने बताया था, आज फिर समझ लो। झल बराबर 1 2 3 4 प्लस
ऊष्म। ये 1 2 3 4 का मतलब 1 2 3 4 नहीं, प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा तीसरा चौथा वर्ण। ठीक है जी। और खर का मतलब क्या होता है? खर का मतलब होता है क्या बंधु? खर में क्या आता है? प्रत्येक वर्ग का पहला वर्ण आएगा, दूसरा वर्ण आएगा और क्या आएगा? शा आएगा, शा आएगा और सा, हा नहीं आता है। चर में क्या होगा? तो लो चर में लिख लो। चर में क्या होगा? प्रत्येक वर्ग का पहला वर्ण आएगा और साथ में क्या आएगा? तो कहेंगे तीनों प्रकार के सा सा शा सा आ जाते हैं। ये ठीक है जी। चलते हैं। अब देखो, इसको परिभाषित करना चाहे तो आप परिभाषित भी कर सकते हैं। समझे कैसे? आओ देखते हैं। कहते हैं यदि बुलबुल यदि झल प्रत्याहार के बाद कभी भी पर वर्ण में खर प्रत्याहार का वर्ण आ रहा है तो झल के जो झल वर्ण होगा पूर्व वर्ण में परिवर्तन करेंगे, झल के स्थान पर चर आदेश कर देते हैं। चर में क्या होता है? चर में प्रत्येक वर्ग का पहला वर्ण आता है और तीनों प्रकार के सा आते हैं। अभी चिंता मत कीजिए, एक आध उदाहरण दूंगा, फटाक से आप समझोगे। ठीक है जी। इतना समझ में आया कि नहीं आया? आया होगा, हमें पता है। झल के बाद खर आए, खर क्या और सब मैंने बता दिया कि कहने का मतलब जब आपको संधि विच्छेदित पद दिया, आपको संधि दी गई होगी तो प्लस के पहले जो आता है पूर्व वर्ण, तो मैंने शुरू संधि के पहले ही मैंने परिभाषित कर दिया है, पहली वीडियो देख लेना। पूर्व वर्ण में हमेशा कोई ना कोई झल वर्ण होना चाहिए और पर वर्ण में कोई ना कोई खर प्रत्याहार में आने वाला वर्ण होगा। और अगर ऐसी कंडीशन कहीं दिख रही है मतलब वहां पे चर तो संधि हो रही है, फिर जब चर तो संधि हो रही है तो झल के स्थान पर पूर्व वर्ण में परिवर्तन कर देंगे, पर वर्ण में कोई परिवर्तन नहीं होगा। झल के स्थान पर प्रत्येक उसी वर्ग का, जिस वर्ग का वर्ण होगा उसी वर्ग का पहला अक्षर हम आदेश कर देते हैं। जैसे एक बार देख लेते हैं। चलो एक उदाहरण लीजिए, पकड़िए भैया एक उदाहरण। चलो 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 पढ़ते हैं। अभी कैसे नहीं आएगा, बड़े आए बताने वाले, नहीं आया तो लिखो, एक उदाहरण लिखो मेरे प्यारे छात्रों। उदाहरणम लिखन्तु सर्वे अस्तु। हाँ, छापना करोतु बंधु। जैसे कैसे लिखो, सदधन कारः। सदधन कारः। चलो आओ, अब बताओ पूर्व वर्ण में क्या है? तो कहोगे दा है। क्या है? दा। दा क्या है? वर्ग का तीसरा अक्षर है, तो मतलब ये झल प्रत्याहार में आता है, क्योंकि झल प्रत्याहार में पहला दूसरा तीसरा चौथा सारा वर्ण आता है। मतलब क्या है? पर पूर्व वर्ण में हमको झल मिल गया। चलो अब कहते हैं प्लस के बाद खर प्रत्याहार का वर्ण होना चाहिए, कंडीशन है। तो यहां लिखा है का है, पर वर्ण हमारे पास का है और ये अब देखो ये खर में आता है कि नहीं आता, तो इधर आ जाओ। तो खर प्रत्याहार में प्रत्येक वर्ग का पहला वर्ण भी आता है, दूसरा भी आता है। तो एक का वर्ग का पहला वर्ण का है, तो इसका मतलब झल के बाद खर आ रहा है। और जब ऐसी कंडीशन बन रही है तो संधि कौन सी हो रही है? बोलो बोलो बोलो। आपने पढ़ा है झल प्लस खर इज इक्वल टू चर। समझे ना जी? तो चलो ना जी, हम क्या करते हैं, झल खर चर याद कर लो। ऐसे क्या क्या, झल खर चर इज इक्वल टू चरत्व संधि। अब जब यहां पे हमको मिला तो हमको क्या करना है? झल के स्थान पर चर आदेश करना है। चर बोले तो प्रत्येक चर में क्या आता है? प्रत्येक वर्ग का पहला वर्ण और तीन प्रकार के सा। तो यहां पे दा किस वर्ग का है? बताओ, दा किस वर्ग का है? तो कहोगे तवर्ग का है। जिस वर्ग का वर्ण होगा उसी वर्ग का पहला वर्ण आदेश होगा। अब आप इतना भी फ्री नहीं हो कि दा है तो यहां तुम कवर्ग का पहला वर्ण का आदेश कर लो, यहां चवर्ग का पहला वर्ण चा आदेश कर लो, बिल्कुल नहीं। जो ये वर्ण जिस वर्ग का होगा उसी, जैसे यहां पे दा है, दा किस वर्ग का है? तवर्ग का है, तो तवर्ग का पहला वर्ण हम ता आदेश कर देंगे। कर दिया भैया। इधर आपका कारा है, ऐसे आ जाएगा। ठीक है जी, आपस में अब जोड़ लो, बना लो संधि है। क्या बन जाएगा? तो बोलो बोलो बोलो। हाँ हाँ लिख के भेजो। का लिखोगे जी? सत्कारः। क्या लिखोगे जी? सत्कारः। कोई भी समस्या, कोनो दिक्कत? ऐसे ही सदधन पात्रम सत्पात्रम, सदधनकारः सत्कारः। कोई समस्या? दिग्धन पालः, दिग्धन पालः है। लिख लो एक और उदाहरण। दिग्धन पालः
अब गा क्या है, वर्ग का तीसरा अक्षर है, इसका तात्पर्य है कि ये झल में आता है, देखो तीसरा अक्षर आता है। अब प्लस के बाद मतलब पर वर्ण में क्या खर प्रत्याहार का वर्ण आना चाहिए, तो ये लिखा पा, पवर्ग का पहला अक्षर है पा फा, तो इसका मतलब है मेरे प्रिय छात्रों कि ये जो है पा ये खर में आता है, इधर झल इधर खर, तो संधि कौन सी, चर तो संधि। और जब ऐसा हो गया तो यहाँ इसके स्थान पर आदेश क्या होगा, तो कह रहे हैं कि जिस वर्ग का वर्ण होगा उसी वर्ग का पहला अक्षर, तो गा कवर्ग का है, का खा गा कवर्ग में आता है, तो कवर्ग का पहला अक्षर यहाँ पर आपका का आदेश हो जाएगा, यहाँ आपका दिक है। हाँ अब तो आप समझ गए होंगे का बन जाएगा, दिक्पालः, क्या बन गया जी, दिक्पालः। कोई समस्या, कोई दिक्कत, बताओ बताओ बताओ, एनी समस्या वर्तते किम बंधु, चाहे ऐसे लिख लो, चाहे आधा का कर दो, चाहे हलन कर दो, चाहे आधा का कर दो, ठीक है जी, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट वाला थोड़ा सा है, उसको इंपॉर्टेंट उदाहरण है, उसको आप छाप सकते हैं, मतलब छाप इन द सेंस आप लिख सकते हैं। लिखो लिभ धन सा, आपको बनाना है, मैं नहीं बनाने वाला। चलो जी बताओ, लिभ धन सा, बहुत बढ़िया जी, बहुत अच्छा उदाहरण आया है। चलो बताओ लिभ धन सा। अब बताओ इसमें पहले तो ये बताना है मेरे प्रिय छात्र कि यहाँ पे संधि हो रही है कि नहीं हो रही है, यहाँ पे चर तो संधि हो रही है कि नहीं हो रही है, ये बताना है। चलो बताओ, तो बोलो बोलो बोलो, अरे कुछ तो बोलो, लिख कर बोलो, मुंह को खोलो मेरे प्रिय छात्रों, आप कमेंट करके बोलो क्या बोलना है। हमारे पास है लिभ धन सा। चलो बताओ, चूंकि भा क्या है, पा फा बा भा, चौथा अक्षर है पा फा बा भा, तो मतलब झल में आता है, क्योंकि झल में पहला दूसरा तीसरा चौथा वर्ग का वर्ण आता है। चलो ये तो बात हो गई। अब देखो खर आ रहा है कि नहीं, परवर्ण में, परवर्ण में सा लिखा है, और मैंने आपको बताया प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा वर्ण और तीनों प्रकार के सा किस में आते हैं, खर में आते हैं। तो झल के बाद खर आ रहा है, तो संधि कौन सी हो रही, चर तो संधि। चर तो में आदेश क्या होगा, चर आदेश होता है। चर में क्या आता है, वर्ग का पहला अक्षर प्लस तीनों प्रकार के शा। तो चूंकि यहां पर भा किस वर्ग का है, भा है आपका पवर्ग का, तो उसी पवर्ग का पहला अक्षर भा के स्थान पर पा आदेश हो जाएगा, है ना जी। हुआ कि नहीं हुआ गुरु, है इधर आपका सा ही है, और आपस में जोड़ लो, बना लो भैया, का बन जाएगा लिप्सा। क्या बन गया जी, लिप्सा, है ना जी, जैसे आपके पढ़ने लिखने में लिप्सा है ना जी। कोई बात है, एनी समस्या वर्तते, कोपी समस्या तो नास्ति मेरे बंधु, मेरे छात्रों, मेरे हैं। आगे चलें, आगे बढ़ें। समझ में आया कि नहीं आया, कुछ नहीं करना है। जब भी आपको ऐसा मिले पूर्वण देख लो, परवण देख लो, और उसके बाद क्या करना है, उसके बाद ये देख लो कि ये किस संधि का नियम लग रहा है। ठीक है जी, किस संधि का नियम लग रहा है पता चल जाएगा। अगर आपने इसको बढ़िया से झल के बाद खर आए, चर तो संधि का सूत्र खरीचा, खरी मतलब खर प्रत्याहार की बात इसमें कही जाएगी, तो इसका मतलब है छोटी की मात्रा लगी है, मतलब इसका मतलब है समझ लो कि ये प्लस के बाद ही आएगा। ठीक है जी, तो ये आ गया है झल प्लस खर इज इक्वल टू चर। समझे ना जी, कोई दिक्कत, कोनो समस्या, एनी समस्या वर्तते मेरे प्रिय छात्रों, समझ में आ गया होगा, आशा है, विश्वास है। चलते हैं अगली संधि की ओर चलते हैं। चिंता मत करो, परेशान नहीं होना है। अगर आपको थोड़ी अरे टेंशन ना लो भैया, कोई दिक्कत नहीं है, हम इसका आपके और भी उदाहरण आपको हम प्रेषित कर देंगे। हालांकि ये थीम जो मैंने बताया इतना मत भूलिएगा, ये सब जुबान पे रटा होना चाहिए। झल क्या होता है, खर क्या होता है, चर क्या होता है, ये सब जुबान पे आपको रटा होना चाहिए, बता दे रहा हूँ, क्योंकि इसकी आवश्यकता बहुत पड़ती है। चलो आगे चलते हैं। अगली संधि लिखो अनुस्वार संधि। कौन सी, लिखो अनुस्वार संधि। कौन सी संधि, अनुस्वार संधि। ठीक है जी, अनुस्वार संधि कह रहे हैं भैया। अनुस्वार संधि का मतलब क्या है, क्या समझोगे जी। अनुस्वार संधि से तात्पर्य है, पहले सूत्र लिख लो, अनुस्वार आदेश होगा। इसका मतलब क्या हो गया भैया कि यहां पर आपको अनुस्वार आपका आदेश होगा। समझे कि नहीं समझे, मैंने कहा जो संधि का नाम होता है वही आदेश होता है।
चर तो चर आदेश हुआ, अनुस्वार तो अनुस्वार आदेश होगा। क्या इसका सूत्र क्या होगा? मोनुस्वार। क्या बनेगा जी? मोनुस्वारः। बोलो बोलो बोलो, सबसे पहले बोलो क्या? मोनुस्वारः। और एक बार बोलो, आंख बंद करो, मोनुस्वारः मा अनुस्वारः अस्तु। बोलो बोलो, एक दो बार बोलो, मोनुस्वारः। फिर से बोलो जी, प्रिय छात्र फिर से बोलेंगे, क्या बोलेंगे जी? मोनुस्वारः। और एक बार बोलो, अरे बोलो गुरु, का देख रहे हो? अरे का देख रहे हो जी? कमेंट कम करो, बोलो ज्यादा। मोनुस्वारः। बोलो बोलो बोलो, मोनुस्वारः किस संधि का सूत्र है? अनुस्वार संधि का सूत्र है। दो तीन बार जब आप बोलते हो तो खुद ही आपके जुबान पे आने लगता है, मोनुस्वारः 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 माँ अनुस्वारः। कहीं माँ होगा जिसको अनुस्वार हो जाएगा, यही कहने का मतलब है, तात्पर्य है। ठीक है जी। और ऐसा कब होगा? आओ मिलकर देखते हैं। आओ हम मिलकर देखते हैं। सीधे सीधे मोनुस्वारा का मतलब ही है क्या? माँ अनुस्वारा। आओ इसका अगर हम संक्षेपीकरण करके आपको हम बताएं कि संक्षेप में इसको आप कैसे समझोगे, तो यूं समझोगे, बोलो बोलो बोलो, कैसे? तो कुछ ऐसे समझना है बंधु कि यदि पदांत माँ के बाद कोई भी व्यंजन आ जाए, कोई भी व्यंजन आ जाए, या यूं कह लो हल है, तो इस पदांत माँ को अनुस्वार आदेश हो जाता है। क्या हो जाता है? अनुस्वार। अनुस्वार तो आपसे बेहतर कौन जानता होगा? यही जो ऊपर एक बिंदी इज कॉल्ड अनुस्वार। समझे कि नहीं मेरे प्रिय छात्रों? तो ये है आपका पूरी की अनुस्वार संधि। आप इसको परिभाषित करोगे तो कैसे करोगे? यदि पदांत माँ के बाद कोई भी व्यंजन वर्ण आए तो पदांत माँ के स्थान पर अनुस्वार हो जाता है, या यूं कह लो पदांत माँ को अनुस्वार आदेश हो जाता है। कोई समस्या तो नास्ती। आई बात गई समझ में? तो आगे चलें, उदाहरण बता दें, एक देख लो। एक देख लो देख लो देख लो देख लो, काहे की देरी? सिंपल सा बहुत आसान सी संधि है ये, मोनुस्वारः अस्तु अनुस्वार संधि। देखो जैसे कहते हैं हरिम धन वंदे, हरिम धन वंदे, हरिम धन वंदे। अब चूंकि पदांत माँ है, यहां पर माँ है कि नहीं है? प्लस के पहले, या यूं कह लो पूर्ववर्ण में माँ है, फिर उसके बाद कोई व्यंजन आना चाहिए, तो वाह क्या है? एक व्यंजन है। अब यहाँ पदांत माँ के बाद जब व्यंजन आ रहा है, तो ऐसा आपने कहाँ पढ़ा है, किस संधि में पढ़ा है? तो आंखें बंद करो और कहो कि हमने इसको अनुस्वार संधि में पढ़ा है, और अनुस्वार संधि में सूत्र होता है मोनुस्वारः, जो पदांत का माँ को अनुस्वार बना देता है। तो प्रिय छात्रों, पदांत माँ के बाद अगर अनुस्वार व्यंजन आया है, तो जो पदांत का माँ है, मैंने कहा देखो एरो कहाँ लगा है? माँ के पास, तो इस माँ को हम क्या बनाएंगे जी? अनुस्वार बना देते हैं ऐसे, और ये क्या हो जाता है जी? हरिम आपका लिखा रहता है। ठीक है, कोई दिक्कत, कोनो समस्या? ये आपके वंदे हैं, हाँ ये वंदे जी हैं। फिर अब आपस में बना लो, जोड़ लो भैया, तो क्या बन जाएगा? हरिम वंदे, हरिम वंदे। कोई समस्या नास्ती ना जी? कोई समस्या नहीं बंधु है, कोनो दिक्कत बिल्कुल नहीं खे, एकदम नहीं है। आओ आओ आओ, एक आध बहुत सिंपल सी संधि है, एक आध उदाहरण और देख लेते हैं ना जी। चलो जी, एक आध उदाहरण और देख लेते हैं। बाकी वेरी 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 सिंपल संधि है, जैसे धनम, धन यच्छ, मतलब धन की इच्छा, यच्छ चाहना है, इच्छा। धनम धन यच्छ। अब ये पदांत का माँ भी है इधर, या एक व्यंजन भी है, अंतस्थ व्यंजन ना। तो अब क्या होगा? कुछ नहीं, सिंपल सा, यही माँ को अनुस्वार बना दो है। ये देखो अनुस्वार बन गया, धनम धन यच्छ, आपस में जोड़ लो, धनम यच्छ हो जाएगा।
बस कोनो दिक्कत कोनो समस्या बिल्कुल नहीं है। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद जी, है ना जी, समझे ना जी, कोनो दिक्कत आई बात गई समझ में। धनम यच, ये आपका अनुस्वार संधि है। ऐसे ही दुखम धन सहते दुखम सहते, कोई दिक्कत नहीं है, बस क्या करना है आपको, पूर्वण में पदांत का माँ होना चाहिए, उसके बाद व्यंजन होना चाहिए, बस तुरंत हम माँ को अनुस्वार बना देते हैं, मोनुस्वार। ये आपका सूत्र है और अनुस्वार आपकी संधि है। कौनो समस्या गुरु है, कौन दिक्कत नहीं ना जी। तो और आगे बढ़े और आगे चलें जी, बिल्कुल चलते हैं। थोड़ा सा जल पी लें। आगे चलते हैं। अगली संधि लिखिए, समझ में आ गया होगा, कमेंट बॉक्स में बताइए कैसा आपको समझ में आया कि नहीं। अनुस्वार संधि, अगली संधि लिखो तोड़ली संधि। कौन सी जी कहोगे, तोड़ली संधि। कौन सी संधि, तोड़ली संधि है मेरे प्रिय छात्र। अब ये तोड़ली संधि क्या है, तोड़ली तो चलो देते हैं। तोड़ली संधि, ठीक है जी। अब तोड़ली संधि यही इसका नाम है, यही इसका सूत्र है। तोड़ली संधि का सूत्र क्या होता है, बोलो बोलो बोलो, तब भी कहोगे तोड़ली ही होता है। क्या होता है जी, तोड़ली होता है। क्या होता है, तोड़ली ही होता है। तोड़ली संधि का सूत्र तोड़ली होता है। अब आपको लेकिन एक चीज ध्यान देना है, दो चीजें इसमें है कौन सी, तोड़ली, ली का मतलब ला है, तो यहां पे तोह धन ली, तोड़ ली है, दो चीजें हैं इसमें, दो चीजें हैं इसमें, एक है तोह, एक है ली। अब देखो मैंने कहा जब छोटी की मात्रा जिस पद पे हो वो कहां जाता, तो आप ही बताते हो, मतलब सप्तमी लगी, सप्तमी लगी तो कहां जाएगा जी, प्लस के बाद जाएगा, जाहिर सी बात है, हाँ जी है ना, प्लस के बाद जाएगा। तो और देखते हैं, ली का मतलब क्या होता है जी, ला होता है। क्या होता है जी, ला होता है, ठीक, ला। तो हो मतलब ता, क्या हो गया जी, तो से तात्पर्य तकार या तवर्ग के बाद, या यूं कह लो तो मतलब तवर्ग हम पूरा कह सकते हैं ना जी, तकार या तवर्ग है, तवर्ग के बाद। ली में छोटी की मात्रा है, इसलिए इसको हमने क्या कहा कि भाई ये परवर्ण में होगा, बाद में होगा, ठीक है जी, हाँ। तो ये होगा, तो ली के इतना मतलब है। कई आदेश क्या होगा, जैसे आपने कहा चर में चर आदेश, तोड़ली में ला आदेश, है ना जी। तो बहुत सिंपल, कितनी सिंपल सिंपल संधि है, सीधे सीधे आपको समझ लेना है मेरे प्रिय छात्रों। क्या समझ लेना है, यदि तवर्ग के बाद, ये परिभाषा बन रही है और आप सिंपल एकदम छोटे में पढ़ना है, यदि तवर्ग के बाद आपका कोई भी ला वर्ण आए तो तवर्ग के स्थान पर ला आदेश हो जाता है। इतनी ही क्या है आपकी, क्या बोलो ना जी, तो इतनी ही आपकी कौन सी संधि है, तोड़ली संधि है। इतनी ही क्या संधि है, तो आप कहोगे तोड़ली संधि है, ठीक है जी। यदि तवर्ग के बाद ला आए और फिर तवर्ग के स्थान पर ला आदेश हो जाता है, तोड़ली कहलाता है। आगे आएगा, अभी और बताएंगे आगे जी। अब यहां पे प्रिय छात्र एक चीज और देखना, तवर्ग में क्या क्या आता है, ता था दा धा इत्यादि इत्यादि इत्यादि, ता था दा धा ना, 5 वर्ण, उसके बाद ला। और एक उदाहरण देखते हैं, है ना जी, उदाहरण देखते हैं तब ज्यादा समझ में आया है। चलो जी, जैसे कहते हैं क्या,
उद धन लिखितम, उद धन लिखितम क्या बोलते हैं जी? उद्धन लिखितम क्या लिखा है जी? उद्धन लिखितम। पहले तो बताओ, जितने छात्र देख रहे हो पहले बताओ कि यहां पे ये नियम काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, बताओ। जी चाय वाय पी लेने दो थोड़ा सा है। तो यहां पे क्या लिखा है जी? उत्धन लिखितम उल्लिखितम, दा के स्थान पर क्या आदेश? अब यहां पे दा क्या है? तवर्ग का ता था दा तवर्ग में आता है, उसके बाद ली आया है, बोले तो ली छोड़ो, ला आया है कि नहीं आया? ला आया है, ला वर्ण आया है। तो अब जब ऐसा हो जाए कि तवर्ग के वर्ण के बाद आपका ला वर्ण आ जाए तो क्या करते हो? उस तवर्ग वाले वर्ण के स्थान पर हम ला आदेश कर देते हैं, ऐसे करके। अब ये क्या? उद की जगह उल हो गया, इधर आपका लिखितम बचा है, ठीक है जी। ये आपकी वर्तनी भी शुद्ध हो जाएगी। क्या हो जाएगी जी? ये आपकी वर्तनी भी शुद्ध हो जाएगी। ये बन क्या जाएगा? तो बोलो बोलो क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा क्या? अब जैसा जो है वैसा कर लो ना जी, केवल जोड़ लेना है आपस में। ये आधा ला हलंत है, आधा है, ये पूरा है। उल्लिखितम क्या बन गया जी? उल्लिखितम, है ना जी। वेरी इंपॉर्टेंट है ना जी। ये आपकी वर्तनी कभी कभी पूछता है आपसे शुद्ध वर्तनी के विषय में, तो ये उल्लिखितम आपका कुछ ऐसा लिखा जाएगा, ठीक है जी। हाँ जी, एक और देख लो, एक और देख लो जी। तद धन लया। और क्या एक उदाहरण देख लो। तद धन, तद धन लया क्या बन जाएगा? दा है वही सेम टू सेम, यहां दा के स्थान पर हम ला आदेश कर देते हैं। इधर आपका लया ही है, हैं? यहां क्या है आपका? ला हो गया, चूंकि तवर का वर्ण है, इधर ला आया है, इस वजह से आपका ये ला तो है ही है यह, ठीक है। अब आपस में जोड़ लो, बना लो। चूंकि आधा है तो आधा लिख दो, ये पूरा है तो पूरा लिख दो। तल्लया। अक्सर थोड़ा सा एक चीज और जान लेना, तोड़ली संधि में आपको किसी न किसी शब्द के मध्य में अक्सर देखो, जुआर जो है सार्वभौमिक नहीं होता है, लेकिन हाँ 80 और 90% में काम करता है। अगर इसी शब्द के बीच में दो ठुला, ऐसे बीच में दो ला होगा, तो ये लगभग किसका पहचान है? तोड़ली संधि का। किसकी पहचान जी? तो कहोगे तोड़ली संधि का। ठीक है जी, कौन समस्या, कोई बात तो है? आई बात गई समझ में। तद धन लीन तल लीन, क्या बात करते हैं जी? तद धन लीन तल लीन, क्या जी? क्या हो जाएगा जी? ये बन जाएगा क्या? तल्लीन। कोई दिक्कत, कोई समस्या? समझ गए मामला कैसा है? वेरी सिंपल। आपका अनुस्वार संधि भी बहुत आसान है, आपकी तोड़ली संधि भी आसान है। बस प्रिय छात्र, पढ़ते समय एक चीज ध्यान दिया करो कि आंखें बंद करके सूत्रों का उच्चारण 2-3 बार अपने हृदय से, हृदयांगम तरीके से, हृदय तल से कर लिया करो, तो बिल्कुल आपको कभी भूलेगा नहीं। और केवल पढ़ा मत करो, समझा करो। मैंने कहा तोड़ ली, तोड़ ली, तोड़ ली, तोड़ ली हो गया। तो मतलब तवर्ग, ली मतलब ला वर्ण, ठीक है जी, ला वर्ण। अस्तु, अब यहां पे तवर्ग के बाद ला आए तो ला आदेश हो जाता है तवर्ग के स्थान पर। जगत धन लिए थे, जगत लिए थे, ऐसे बनता, ठीक है जी। आगे चलें, आगे बढ़ें। इतने में कोई समस्या तो नहीं ना बंधु? तो आगे आओ। एक और लिख लो, उदाहरण लिखना चाहें तो।
जगत धन लीयते। ध्यान देना, यहां पर भी दो ला है कि नहीं, देखो यहां पर भी दो ला आया और यहां पर भी दो ला आया। इसका मतलब ये ज्यादा काम करता है? अगर तोल संधि है तो दो ला बीच में दिखेगा, एक आधा मतलब डेढ़ कह सकते हैं है ना जी, हाँ कह सकते हैं भाई। अब आओ इसको देख लेते हैं। दा तवर का है, इधर ला वर्ण है, तो दा के स्थान पर हमको क्या करना है जी, ला कर देना है। ये आपका जगद जगल, इधर लीयते अस्तु, जगत में लीन जैसे बोलते हैं ना जी, जगल लीयते बन जाएगा। क्या बन जाएगा जी, जगल लीयते अस्तु। अब जगल लीयते में भी आप देखेंगे मेरे प्रिय छात्रों, यहां पर भी दो ला आया है। इसका मतलब संधि कौन सी, तोड़ली संधि। और तोड़ली संधि किस संधि का प्रकार है, तो कहोगे ये व्यंजन के अंतर्गत आती है। किस संधि के अंतर्गत, तो प्रिय छात्र क्या कहोगे, ये व्यंजन संधि के अंतर्गत आती है। ओके, आगे चलें। आगे अब तो समझ में आ गया होगा, आगे चलते हैं। अगली संधि पर सवर्ण संधि। कौन सी जी, तो बोलो बोलो कौन सी संधि, तो कहोगे पर सवर्ण संधि। नाम में ही सब छुपा हुआ है। ध्यान देना, संधियों के नाम में ही आधा पता चल जाता है। ठीक है जी, पर सवर्ण संधि। संधि का नाम क्या है जी, पर सवर्ण संधि नाम है इसका। आई बात गई समझ में? आओ थोड़ा सा पहले तो संधि का नाम बोलो, तो बोलो बोलो बोलो, अरे कुछ तो बोलो। ये जो देख रहे हो बोलो, संधि का नाम बोलो, कौन सी संधि? और आप पुनः बोलो जी, तो कहोगे पर सवर्ण संधि। ठीक, आओ पर सवर्ण संधि के बारे में थोड़ा जान लेते हैं, समझ लेते हैं इसका सूत्र। सबसे पहले तो आवश्यक है इसका सूत्र जान लो। तो कहते हैं अनुस्वारस्य यही पर सवर्ण। मेरे साथ बोल लेना है, बिल्कुल आपको टेंशन नहीं लेना है जी, समझे ना जी। आओ सूत्र, अनुस्वारस्य यही पर सवर्ण। ठीक है जी, अनुस्वारस्य यही पर सवर्ण। बोलो बोलो बोलो, अनुस्वारस्य यही पर सवर्ण। फिर से बोलो एक बार, जितने छात्र हमारे साथ जुड़े हुए, आंखें पहले तो दो तीन बार आंखें खोल के बोलो। क्या बोलना, अनुस्वारस्य यही पर सवर्ण, अनुस्वारस्य यही पर सवर्ण। आंखें बंद करके बोलेंगे, अनुस्वारस्य यही पर सवर्ण। हाँ जी, ऊपर देख के बोलो, अनुस्वारस्य यही पर सवर्ण। हाँ जी, तो दाएं बाएं देख के बोलो, अनुस्वारस्य यही पर सवर्ण। अरे मोबाइल देख के बोलो, अनुस्वारस्य यही पर सवर्ण। आपको स्मरण कर लेना है, आपको समझ लेना है क्या अनुस्वार संधि का, अरे सॉरी माफ कीजिएगा, परसवर्ण संधि का सूत्र क्या होता है, तो अनुस्वारस्य यही पर सवर्ण। अस्तु, आइए आइए इसका मतलब समझते हैं, जानते हैं आखिर ये अनुस्वारस्य यही पर सवर्ण होता क्या है। आओ आओ मिलकर समझते हैं मेरे प्रिय छात्रों, सब लोग कि क्या कहते हैं अनुस्वारस्य यही पर सवर्ण। अनुस्वारस्य अनुस्वार का, अनुस्वारस्य अनुस्वार का, यही मतलब यही एक प्रत्याहार होगा, पर सवर्ण हो जाता है। पर मतलब बाद वाला सवर्ण, उसी का बाद वाले का सवर्णीय आदेश हो जाता है ना जी। पहले तो संधि का नाम बोलो, इधर आओ, संधि का नाम बताओ, तो क्या बताओगे, पर सवर्ण संधि। तो इसका मतलब आपको एक चीज मिल गई, पूछो क्या, आपको मिल गया आदेश वर्ण, आपको मिल गया संधि वर्ण, जो कहता है कि जो संधि का नाम होता है वही आदेश होता है। ठीक है जी, विकार के बाद वही बनता है। चलो जी, एक मिल गया। अभी आपको पूर्ववर्ण और परवर्ण में देखना है। तो सूत्र में देखोगे, एक में छोटी की मात्रा लगी कि नहीं, कहां पर, यही में। तो आप तो समझ गए होंगे कहां रहेगा, तो कहोगे ये प्लस के बाद रहेगा। छोटी की मात्रा लगी मतलब सप्तमी लगी, सप्तमी लगी तो मतलब प्लस के बाद रखा जाएगा। चलो जी, आपके पास आदेश वर्ण हो गया, और आपके पास क्या हो गया जी, तो बोलो बोलो बोलो, अरे बोलो ना जी, परवर्ण हो गया।
बचा क्या? अनुस्वार। तो अनुस इसमें लगी है षष्ठी, तो अनुस्वार मतलब ये पूर्ववर्ण हो जाएगा। कहने का मतलब पूरा का पूरा लेखा जोखा आपका तैयार हो गया यहीं से। तो आओ देखते हैं कैसे तैयार हुआ। आओ ना जी, क्या देख रहे हो गुरु, समझो। हाँ, ज़्यादा बीच में व्हाट्सअप आएगा तो खोलना मत, चुप पे केवल वीडियो देखो। हाँ, नहीं तो पता लगा स्क्रॉल हुआ था, बाबू सोना आ गए। हाँ, आगे आओ। तो क्या कहोगे जी? अनुस्वार के बाद, लो आपकी परिभाषा बन रही है। और जिनको छापना हो, मतलब जिनको लिखना हो, लिख भी सकते हैं। यदि अनुस्वार क्या होता है? यही तो, यदि अनुस्वार के बाद यय प्रत्याहार का वर्ण आए। किस प्रत्याहार का वर्ण आए? यय प्रत्याहार का वर्ण आए तो क्या होता? उसी का यहां जो वर्ण आएगा, उधर जो वर्ण आएगा उसी का वो उधर जो वर्ण आएगा, मतलब परवर्ण। पर मतलब चूंकि संधि का नाम पर सवर्ण, पर सवर्ण क्या होता है? पर मतलब बाद वाले का सवर्णी, पर मतलब बाद वाले का सवर्णी आदेश हो जाएगा। आओ देखते हैं। तो यहां पर कुल मिला के आप यूं समझो, देखो हम ये तो हम सूत्रशः बता रहे हैं, बाकी जो आप तरीके से समझना है। तो आदेश वर्ण क्या था? पर सवर्ण। पर सवर्ण से यहां तात्पर्य क्या हो जाएगा? यहां पर परीक्षात्र पर सवर्ण से तात्पर्य क्या हो जाएगा? पर सवर्ण आदेश हो जाता है। और पर सवर्ण से मतलब है पर वाले वर्ण का पर मतलब बाद में जो वर्ण आएगा उसी का पंचमाक्षर आदेश हो जाएगा, हैं? पंचमाक्षर आदेश हो जाएगा उसी वर्ग का, है जो पर मतलब बाद में आएगा। बेकर में एक कहां का? तो कहेंगे पर वर्ण का। कहां का पंचमाक्षर आदेश होगा? तो पर वर्ण का। अभी ध्यान दो, चिंता ना करो, सब आएगा। अनुस्वार के बाद यह। अब पहले तो ये जान लो ये प्रत्याहार होता क्या है, हैं? क्या होता जी? ये क्या होता है? तो ये के बारे में जान लो। जैसे झल जाना, झस जाना, आपने चर जाना कि कौन कौन सा खर जाना, ये देखा नहीं था जी? ये देखो कहां गया जी, इधर आज। ये चर जाना, खर जाना, झल जाना। ऐसे ही ये भी जान लो ये क्या होता है, ताकि जीवन में अब कभी दोबारा पढ़ो तो ये को तुम माहेश्वर सूत्रों में भागना ना पड़े, आपको याद रहे। ये में क्या आता? तो ये में आता मेरे प्रिय छात्र, ये प्रत्याहार में जो है क्या होता है? ये प्रत्याहार में केवल, ध्यान देना, शा, शा, सा और हा, इनको छोड़कर, हैं, को छोड़कर सारे व्यंजन वर्ण आते हैं, समस्त व्यंजन वर्ण आते हैं। ठीक है जी? कहने का मतलब केवल ऊष्म व्यंजन नहीं आएगा, बाकी ये प्रत्याहार में सारे वर्ण आ जाते हैं। कैसे? तो कहोगे हैवरट का या लेते हैं, कहां से बनेगा ये भी जान लो। हैवरट का या लेते हैं, उसके बाद कपय का या लेते हैं। ठीक है जी? हैवरट का या लेते हैं, कपय का या लेते हैं, बन जाता है ये प्रत्याहार। ठीक है जी? और उसमें जब आप वर्णों की गिनती करोगे तो सर हल छूट जाता है, इसलिए सा साहा नहीं आता है, सीधे सीधे इतनी सी चीजें उसमें आती हैं। ये बात आप समझ गए कि ये में कौन सा वर्ण आएगा? तो मतलब सारे व्यंजन वर्ण आ जाएंगे केवल ये साहा को छोड़कर। आओ देखते हैं। तो हम इसको, ये जो आपने कहा यदि अनुस्वार के बाद ये प्रत्याहार है तो अनुस्वार का क्या हो जाता है? परसवर्ण हो जाता है। परसवर्ण से तात्पर्य, परसवर्ण की मीनिंग क्या होती है? पर मतलब बाद वाले, मतलब परवर्ण का मतलब बाद वाले वर्ण का, प्लस के बाद वाले वर्ण का क्या? सवर्णीय आदेश हो जाता है। सवर्णीय से तात्पर्य यहां पंचमाक्षर आदेश हो जाएगा। क्यों? बोलो बोलो क्यों? क्योंकि अनुस्वार क्या है? अनुस्वार का उच्चारण स्थान नासिका है, तो जो भी वर्ण नासिका से उच्चारित होगा वही आदेश हो जाएगा। आओ देखते हैं, इधर आओ, आओ देखते हैं, जल्दी आओ, जल्दी जल्दी आओ, आओ मतलब आंखें से ठीक से देखो। हाँ, उदाहरण देखते हैं मेरे प्रिय छात्रों। जैसे एक उदाहरण लेते हैं, गंग धन गा। चलो जी, मां मतलब समझ गए होंगे, लेकिन कैसे समझे इसको देखो। अब प्रिय छात्र, पूर्ववर्ण में क्या आना चाहिए? तो कहते हैं अनुस्वार आना चाहिए। क्या आना चाहिए? तो कह रहे हैं पूर्ववर्ण में आपका अनुस्वार आना चाहिए ना, अनुस्वार आना चाहिए। तो अनुस्वार आया है, आप इसको ऐसे तो लिख सकते हो क्या? ये गा और अनुस्वार ऐसे, यहां पर अनुस्वार लगा है। अच्छा, अनुस्वार के बाद क्या कह रहे हैं? ये प्रत्याहार का
वर्ण आए, और एक क्या है गा, गा ये प्रत्याहार में आता है, बिल्कुल आता है। सारे वर्ण आएंगे किसको छोड़कर, केवल किसको छोड़कर, तो आप कहो केवल और केवल आपको सा सा साहा छोड़कर। तो इसका मतलब ये बात सत्य है, बढ़िया है। अब क्या करना है, जब ऐसी कंडीशन हो जाए, इधर अनुस्वार है, चाहे लिखो चाहे मत लिखो, इधर अनुस्वार और इधर आपका ये प्रत्याहार का वर्ण है, तो क्या करते हो, कहते हैं परसवर्ण, पर मतलब बाद वाला। गा किस वर्ग का है, ध्यान देना, जो पंचमाक्षर आदेश हो रहा कैसे हो रहा है, गा किस वर्ग का है, कवर्ग का है, और कवर्ग का पंचमाक्षर क्या होता है, ंगा होता है, हैं? तो ध्यान देना, जो पर वर्ण, इसलिए परसवर्ण का मतलब पर मतलब बाद वाले वर्ण का, बाद वाले मतलब प्लस के बाद जो वर्ण आया रहेगा वो वर्ण जिस वर्ग का होगा उस वर्ग का पंचमाक्षर आदेश होगा। जैसे प्लस के बाद गा आया है, गा कवर्ग का वर्ण है और कवर्ग का पंचमाक्षर क्या होता है, तो गा ऐसे रहेगा, हैं? ये अनुस्वार माना है, ये अनुस्वार का चिन्ह यहाँ लिखा हूं मैं, ये क्या है, गा है। अब इस अनुस्वार के स्थान पर गा कवर्ग का पांचवा अक्षर आदेश हो जाएगा, ऐसे गा, ठीक है जी। ये गा आपका ऐसे रहेगा, ठीक है ना जी, और गा आपका ये वाला भी ऐसे रहेगा, आपस में जोड़ो और बना लो, गा बन जाएगा। तो बोलो बोलो बोलो, गंगा। कोनो समस्या आपको गंगा से है, कोनो दिक्कत नहीं, चाहो तो ऐसे छापो और चाहें तो आप ऐसे भी इसको लिख सकते हैं, क्या है, गंगा इसे भी लिख सकते हैं, दोनों सही है, हैं? द्वयोः एकदम सम्यकम अस्ति, अस्तु कोपी सम्यक अस्ति, कोपी समस्या नास्ति, अस्तु अग्रे चलतु। ये हो गया एक। और उदाहरण लिखोगे, लिखो लिखेंगे जी, कहेंगे पम धन पा, अंग धन कहा, या लिख लो, दो तीन भाग लिख लो, नम धन दति, ध्यान दे, नम धन दति। चलो बनाओ, आप लोग बनाओ, इसको फटाफट बनाते रहो, इधर मत देखो। नम में क्या है, ऊपर अनुस्वार लगा है, लगा है, ठीक है, ये अनुस्वार हो गया। इधर क्या है, दति है। दा किस वर्ग, दा क्या है भैया, दा ये प्रत्याहार में आता कि नहीं आता, तो कहोगे दा ये प्रत्याहार में आता है। अब जब ये प्रत्याहार में आता है मेरे छात्र, मेरे प्रिय छात्र, जब यहाँ पर आता है तो आप का करोगे, इसको का बोलोगे, जल्दी बोलो बोलो बोलो। इसका मतलब है कि यहाँ पर परसवर्ण संधि होगी, तो पर मतलब बाद वाले का जो सवर्णी क्या होता है, जिनका उच्चारण स्थान और जिसका क्या आभ्यंतर प्रयत्न समान होता है, वो सवर्णी कहलाते हैं। समझे कि नहीं समझे? चलो जी, उच्चारण स्थान की साम्यावस्था के आधार पर पंचमाक्षर आदेश करते हैं। तो यहां पर चूंकि दा का पंचमाक्षर क्या होगा, दा किस वर्ग का है, तवर्ग का है। यहां पे ये जो दा है किस वर्ग का, किस वर्ग का है, तो कहेंगे पंचमाक्षर मतलब तवर्ग का है, और तवर्ग का पंचमाक्षर क्या होता है, ता था दाधा ना होता है। तो ना कहां आदेश करोगे, दा के स्थान पर कि अनुस्वार के स्थान पर, बोलो ना कहां आदेश होगा, दा के स्थान पर कि अनुस्वार के स्थान पर। तब आप कहोगे जो ना आदेश होगा वो होगा अनुस्वार के स्थान पर। क्या, ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, ठीक है जी। पर बस इसमें एक ही चीज है, पर मतलब बाद, इसमें बाद वाले के अनुसार पूर्व वर्ण में परिवर्तन होता। सोचो, बाद वाले के अनुसार पूर्व वर्ण में परिवर्तन होता है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये आधा है तो ये आधा ही रहने दो, क्या बन जाएगा, नंदति। क्या बन जाएगा, नंदति। अस्तु, ये संधि कौन से, नंदति में, गंगा में, अंका में, अंका में है, चंपा में, खंजा में, इत्यादि 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 इत्यादि, जो स्तंभ पंपा, इसमें समय कौन सी संधि, तो पर सवर्ण संधि हो रही है ना जी। चलिए, जैसे कहते हैं, एक दो देख लेते हैं जी, खम धंजह, क्या जी, चलो जी, कहते हैं क्या, खम धंजह, जा, ऐसे देख लेते हैं, खम धंजा, जा किसका है, किस वर्ग का है, तो कहोगे चवर्ग का है, चाछा जाझा। तो अब यहाँ पे अनुस्वार है, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, खा, ये आपका अनुस्वार, इधर आपका जा। तो चूंकि जा चवर्ग का है, चवर्ग का पंचमाक्षर चाछा यहाँ होता है, तो अनुस्वार के स्थान पर यहाँ कर देंगे, क्या आदेश, यहाँ आदेश कर देंगे। इधर खाप का हई है, ठीक है, इधर जा है, आपस में जोड़ के बना लो, खंजा बन जाएगा। क्या बन जाएगा जी, खंजा, ठीक है जी। कोई दिक्कत है, कोई समस्या,
कुंठितः कुंठितः, कुंठितः कुंठितः, इसको भी बना लो भैया। कुंठितः। अब यहां पे क्या है, कुम मतलब बोले तो ये आपका अनुस्वार का चिन्ह है, अनुस्वार है। इधर ठा, ठा किस वर्ग का है, ठा टवर का है, टा ठा डा ढाना। तो णा कहाँ आदेश होगा, ठा के स्थान पर कि अनुस्वार के स्थान पर, तब कहोगे अनुस्वार के स्थान पर कर दो, णा आधा हो गया। ठीक है जी, णा आधा णा आदेश हो गया। हाँ जी, ये आधा णा आदेश हो गया। ये आपका कुम है ही है। इधर ठितः जोड़ के बना लो, का बन जाएगा जी, ये बन जाएगा कुंठितः। कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं जी, कोई समस्या नहीं, कुंठितः बन गया। ठीक है जी, आई बात गई समझ में, एकदम बिल्कुल वेरी सिंपल। बस आपको ये जो मैं जितना भी मैं इस कोष्ठक में बनाया हूं इसको कई बार ध्यान से पढ़ लेना, वेरी सिंपल, संक्षेप में पढ़ना है, ज़्यादा ब्रॉड नहीं करना है ना जी। तो मेरे प्रिय छात्रों, और कोनो दिक्कत तो नहीं, इतना आई बात गई समझ में। परसवर्ण संधि हो गई, बाकी ये आपके लिए एकदम है ना जी, कोई इसमें समस्या तो नहीं ना जी। आओ आगे चलें, आगे बढ़ें। तो बस आज के लिए इतना ही रखते हैं, नहीं तो हो जाएगा समय आज, है इतना आपके लिए पर्याप्तम वर्तते। इतनी संधि आज हम लोगों ने जो पढ़ी हैं संधियाँ, वो कौन कौन सी पढ़ी हैं, इसको अभी इसके बाद तुरंत जाके रिवीजन कर लेना आराम से। नहीं आएगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं हूँ पुनः बताऊंगा, फिर से हर डाउट क्लियर होगा। ठीक है जी, लेकिन बस एक काम करना, अभी आपने हमारे साथ पढ़ा है, इसके बाद पुनः एक बार इसको देख लेना, समझ लेना, जब भी मौका मिले उसके बाद हमसे पूछना। ठीक है जी, कोई दिक्कत हो तुरंत कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। चर तो पढ़ा आपने, अनुस्वार पढ़ा, तोड़ली पढ़ा, परसवर्ण संधि पढ़ा। ठीक है जी, बस आज के लिए इतना ही, लेते हैं आपसे विदा। नमस्कार, शुभम भूयात् सर्वदा, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, करते रहें अपने एग्जाम की तैयारी। जय हिंद, शुक्रिया, धन्यवाद।